Good morning to all. This is lecture number 6 of design of structure और आज का टॉपिक है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम. बराबर है. लास्ट लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस last lecture we have already discussed about what डेप्थ ऑफ न्यूट्रल अंडर इन्फोर्स ओवर इन्फोर्स बैलेंस सेक्शन, ये तीनों के बारे में स्टडी किया था. एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किए थे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ. लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक खत्म किया था. यहाँ तक पता हो आपको 3 टाइप ऑफ सेक्शन है: बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन. बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन को कहा जाता है जहाँ पर स्टील और कंक्रीट दोनों साथ में फेल होते हैं. अंडर रिइंफोर्स सेक्शन उस सेक्शन को कहा जाता है जहाँ स्टील पहले फेल होता है. और ओवर रिइंफोर्स सेक्शन उस सेक्शन को कहा जाता है जहाँ कंक्रीट पहले फेल होता है. फाइन. और जो XU है, दैट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, उसका जो इक्वेशन होता है 0.87 FYEST 0.36 FCK XUB, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था. आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम. मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप बीम है, भाई आफ्टर 10:35 5 मिनट के बाद किसी की एंट्री परमिटेड नहीं है. इसके लिए 10 लेक्चर शुरू होने से 5 मिनट के अंदर आपको आ जाए. एक्चुअली डिस्टर्बेंस होता है. फाइन. तो मैं कहा था, फाइन, तो मैं ये सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम है जिसका लेट्स से विड्थ कितना है और इसका टोटल डेप्थ है कैपिटल D और टेंशन जोन में ये आपके रिइंफोर्समेंट बार्स हैं जिसका डेप्थ है स्मॉल d. ठीक है. एंड XU इज द टॉप मोस्ट फाइबर टू द न्यूट्रल एक्सिस. और ये सारी चीजें हमने लास्ट पिछले कपल ऑफ लेक्चर में देख ली है कि भाई दिस इज द स्ट्रेन इन कंक्रीट. ये स्ट्रेन इन क्या है? कंक्रीट है. दिस इज व्हाट इसको आप स्ट्रेन इन स्टील बोलते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है 0.87 FY प्लस 0.002 और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो आज का टॉपिक क्या है कि व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम. वापस से एक बार बोलूं, सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम उस बीम को कहा जाता है जिसके अंदर जो मेन स्टील होता है वो टेंशन जोन में होता है. जैसे दिस इज द कंप्रेशन जोन ऑफ द बीम एंड दिस इज द टेंशन जोन ऑफ द बीम. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टील है ये दो तीन जो स्टील रिइंफोर्समेंट है ये किस जोन में है? बीम के टेंशन जोन में है. तो इसलिए ये जो बीम होगा ये कौन सा बीम होगा? सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम. तो व्हाट वी हैव टू डू कि हमें सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि ये कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है. दैट वी नीड टू फाइंड आउट. ओके. तो में आएंगे डिस्कस होगा. वी हैव टू फाइंड आउट. तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैसा है कि ये बीम के अंदर बीम जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, there are two materials which are present in this. One is what concrete and other is what steel. ठीक है. ये बीम किससे बना हुआ है? कंक्रीट और स्टील से. These are the two materials which is present in the concrete. तो हमें क्या पता लगाना है? If I want to find out कि ये सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम कितना मोमेंट रेजिस्ट करता है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कंक्रीट कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है और स्टील कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है. ठीक है. तो that we need to find out. तो how we are going to find out? तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि जैसे one more. अब that what I am trying to produce. You see, everybody is aware about what moment किसको कहते हैं. Moment is nothing. Moment of force हो जाता है force into perpendicular distance.
और ये हमारा बीम है और ये उस बीम का स्ट्रेस डायग्राम है। ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है 0.45 एफसी के, जो कि हमने देख लिया है। तो दिस इज द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर ऑफ द सिंगली रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम। और यहाँ पर दो फोर्स लग रहा है, एक कंप्रेशन और दूसरा टेंशन। कंप्रेशन लग रहा है कंप्रेशन जोन में, कहाँ पे लग रहा है आपके बीम के लेकर कितने डिस्टेंस पर 0.42 एक्सी पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। टेंशन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, स्टील के लेवल पर, इस लेवल पर टेंशन फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी 0.87 FY AST। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट मोमेंट, अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो आई डू, आई फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर, मैं क्या पता लगा रहा हूँ, मैं मेरा टॉपिक वही है कि आई हैव टू फाइंड आउट कि कितना सिंगली रेनफोर्स बीम मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ कि सिंगली रेनफोर्स बीम में जो कंक्रीट है वो कंक्रीट कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, या उस कंक्रीट का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट। अब एक चीज कैसा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, तो दैट इज है, तो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट होगा आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कंक्रीट में कौन सा फोर्स लगेगा आपका, वी ऑलरेडी नो दैट compression force, which force we are going to count, this C compression force, जो कि कहाँ एक्ट हो रहा है और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो बीम के टॉप फेस से 0.42 एक्सी। and what is the value of that compression force, 0.36 FCK XUB, this is force which we have already discussed। अब कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, ये जो डिस्टेंस है सी और टी का, इसको क्या कहा जाता है पता है, इसको कहा जाता है लीवर आर्म, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब ये जेड की वैल्यू क्या है वो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ ब्रैकेट में, जेड की वैल्यू है d minus 0.42 XU, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z, लीवर आर्म की वैल्यू। कैसे वो भी देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज कि बीम के ये टॉप फाइबर से लेकर ये जहां पर आपका स्टील है, स्टील के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको स्मॉल डी कहा जाता है। इसका मतलब होता है इफेक्टिव डेप्थ, बराबर। और ये जो डी है और सी कहाँ लग रहा है आपका, कंप्रेशन फोर्स यहाँ लग रहा है। ये कितने डिस्टेंस पे है, 0.42 XU। और यहाँ से लेकर टेंशन तक जो डिस्टेंस है वो है डी। तो हमको कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, जेड का, लीवर आर्म का। तो जेड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है डी, उसमें से क्या माइनस करना है 0.42 XU। इफ यू subtract 0.42 XU from D, you will get the distance between C to T, which is called as lever arm Z, जिसकी वैल्यू है D minus 0.42 XU। तो ये रहा आपका C कंप्रेशन फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है Z, तो C into Z will give you the moment, बराबर। कंप्रेशन फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, Z। तो C compression force into perpendicular distance Z, this will force into distance, this is moment। और ये आपको कौन सा मोमेंट देगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉन्टैक्ट। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई जो C की वैल्यू है, तो C की वैल्यू कितनी थी, 0.36 FCK XU B, this is the value of compression force into what is the value of Z, Z की वैल्यू है D minus 0.42 XU, बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ B। तो M क्या हो जाएगा आपका, दैट वी नीड टू फाइंड। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। अब ये मुझे मिल गया 0.36, अब इसमें से व्हाट आई एम गोइंग टू टेक आउट कॉमन। अब XU इज द कॉमन कंपोनेंट ओवर हियर, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से, ये है 0.36 FC के एज इट इज रखो, XU
बी, इसमें से अगर मैं डी निकाल लूँ, डी हटा लूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 0.42 एक्स यू डिवाइडेड बाई डी, ये बनेगा। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल। अब मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डी से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, डी से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बराबर, मैं इसको डी से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स यू बाई डी, डी और डी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू बाई डी। what we have done, we have multiply d by d से इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये इक्वेशन मिला बराबर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, और एक फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 0.36 बराबर एक्स यू बाई डी, 0.36 एक्स यू बाई डी ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 एक्स यू बाई डी ब्रैकेट क्लोज एफ सी के बी डी स्क्वायर बराबर है, एफ सी के बी डी स्क्वायर, दिस इज लेट्स से वी कॉल दैट इक्वेशन नंबर 1। और इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं एन यू ड्यू टू कॉन्क्रीट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है कि हम हमारे सिवली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम में, सिवली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम में कंक्रीट कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, तो इस मोमेंट को हम उस मोमेंट को इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक चीज मैं और दिखाता हूँ आपको, ठीक है, दिस इज योर कोड बुक, ये IS 456-2000 है, और इस कोड बुक के गो फॉर द पीछे अगर मैं जाता हूँ, मेरे हिसाब से आपके स्क्रीन पर ये चीज विजिबल है, कौन सी, दिस इज एनेक्चर जी IS 456-2000 क्लॉज 38.1 पेज नंबर 96 पर ये चीज दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर। तो SRB जो सिंगली रेनफोर्स बीम है वो कितना है, वो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। और सिंगली रेनफोर्स बीम के अंदर दो मटेरियल है, कंक्रीट और स्टील। तो पहले हम क्या करें, वी आर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट हमें कितना मिला, 0.36 XU by D into 1 minus 0.42 XU by D into FCK BD square. This is the moment of resistance we have got. ये ऑलरेडी इस कोड में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ G1 रेक्टेंगुलर सेक्शन, G1.1 सेक्शन विदाउट कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का जो C पार्ट है, MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.36 XU by D, ये मैक्स क्या मैं बताऊंगा, XU by D into 1 minus 0.42 XU by D BD square FCK. This is the formula already given in the code book. तो हमें क्या करना है, दिस फॉर्मूला इट इज गिवन इन, आपको खाली पेज नंबर याद रखना है, कहाँ पर, IS 456-2000 पेज नंबर 96 क्लॉज 38.1 G1.1 का C पार्ट, यहाँ पर ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि भाई बीम के अंदर जो कंक्रीट है वो कंक्रीट कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, तो आप उस मोमेंट को इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर द कंक्रीट। नाउ विल सी फॉर स्टील कि भाई इफ यू वांट टू फाइंड आउट फॉर स्टील कैसे आप निकाल सकते हो।
तो दूसरा है MOR लिख रहा हूँ डायरेक्ट। MOR का मतलब होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और अब किसका हम फाइंड करेंगे, स्टील का। सो अगेन हमें पता है मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और स्टील में कौन सा फोर्स लगता है, स्टील इज सब्जेक्टेड टू विच फोर्स, टेंसाइल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, टेंसाइल फोर्स होगा T, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा अगेन Z। मैं वापस से बता दूं, देख लीजिए, जैसे T है तो ये T है, ये T कहाँ एक्ट, ये T और C के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, Z। तो अगर टेंसाइल फोर्स को मोमेंट बनना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई T विथ Z, और कंप्रेशन फोर्स से मोमेंट क्रिएट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई कंप्रेशन फोर्स इनटू Z, एंड Z इज व्हाट, लीवर आर्म। तो T इनटू Z हो गया। अब आई विल राइट डाउन, write down the value of write down the value of T। टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 0.87 FY AST, ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, इनटू Z की वैल्यू कितनी है, D माइनस 0.42 XU। अगेन Z की वैल्यू कितनी है, D माइनस 0.42 XU। और इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ XU, जैसे मैं इसको लिखता हूँ 0.87 FY AST into D minus 0.42, और for XU की जगह आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ XU। XU की वैल्यू कितनी थी, 0.87 FY AST upon 0.36 FCK into D। This is the value of XU। और इसको मैं दिखा दूं, हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट किया था, आप दिखा देते हैं। हाँ, सी दिस इज द वैल्यू। XU कितना है, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। ये XU नहीं आएगा, बराबर, ये XU नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आप XU निकाल रहे। तो मैंने क्या किया इस इक्वेशंस के अंदर, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, XU की जगह XU की वैल्यू पुट अप कर दी और कुछ भी नहीं किया। अब इसको देख, अब क्या क्या चीजें निकल जाएंगी वो देख लेते हैं। अब अगेन इज इक्वल टू, we have already substituted the value of XU। अब ये हो जाएगा 0.87 FY AST बराबर है इनटू D माइनस, अब FY AST अपॉन FCK इनटू D। अब ये जो वैल्यू है कौन सी, 0.42 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, यानी जैसे 0.42 multiply by 0.87 divided by 0.36, आंसर आपका क्लोज टू बनेगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। कौन-सी चीज, ये जो 0.42 into 0.87 0.36 आता है आपको 2 डेसिमल, तो 0.56 डिवाइडेड बाय 0.36 कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए टर्म हट गया, बराबर है। उसके बाद इसको फर्दर और मॉडिफाई करते हैं, ये हो जाएगा 0.87 FY AST, और मैं D कॉमन निकाल लेता हूँ, तो D मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस FY AST upon FCK B into D। So this is what, this is moment of resistance due to steel। ये है फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, और ये जो इक्वेशन है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके बीम में जो स्टील है वो कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है। सो दिस इज आल्सो, दिस इक्वेशन इज आल्सो प्रेजेंट इन IS 456। ये रहा इक्वेशन, देख सकते हो 0.87 FY AST
डी ब्रैकेट है 1 माइनस AST FY BD FCK, और हमने भी यही निकाला है, देख सकते हैं FY AST FCK अपॉन BD। क्लियर है यहाँ पर? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आपका सिंगली रेनफोर्स बीम, जैसे आपका सिंगली रेनफोर्स बीम है और उस सिंगली रेनफोर्स बीम में कंक्रीट भी है और उस सिंगली रेनफोर्स बीम में स्टील भी है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मुझे ये ऊपर के एक्सप्रेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से मुझे ये पता लग जाएगा कि कंक्रीट कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, नंबर 2 से मुझे पता लग जाएगा कि स्टील कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है। मान लो आपने एक वैल्यू सॉल्व करी और आपको पता चला कि स्टील है वो लेट्स से 130 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है, और कंक्रीट को आपने सॉल्व किया तो आपको पता चला कंक्रीट इज केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अ मोमेंट ऑफ 125 किलो न्यूटन मीटर। सो अगर मैं पूछूं कि भाई ये जो बीम है आपका सिंगली रेनफोर्स बीम, तो सिंगली रेनफोर्स बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं 125 किलो न्यूटन मीटर, यानी इस सिंगली रेनफोर्स बीम की जो कैपेसिटी है मोमेंट को रेजिस्ट करने की वो कितनी है 125 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि ये सिंगली रेनफोर्स बीम दो मटेरियलों से बना है, कंक्रीट और स्टील से, तो देखो कंक्रीट की कैपेसिटी है 125, यानी ये 125 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट आएगा, तो आपका कंक्रीट बिल्कुल फेल नहीं हो सकता। कंक्रीट इज केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अ मोमेंट ऑफ 125 किलो न्यूटन मीटर। साइमल्टेनियसली स्टील आपका कितना रेजिस्ट कर सकता है, स्टील कैन रेजिस्ट अ मोमेंट ऑफ 130 किलो न्यूटन मीटर। तो अब क्या हो रहा है, अब बीम में कंक्रीट भी है स्टील भी है, अगर कंक्रीट भी फेल होता है तो भी आप बोलोगे कि आपका बीम फेल हो गया, और अगर कंक्रीट की जगह स्टील पहले फेल होता है तो भी बोलोगे आपका बीम फेल हो गया। यानी फेलियर ऑफ वन एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज द फेलियर ऑफ बीम। तो इसके लिए अब क्या होगा कि नो डाउट आपका स्टील जो है वो 130 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन आपका बीम कितने मोमेंट में फेल हो जाएगा, जैसे ही मोमेंट की वैल्यू 125 से ज्यादा होगी तो आपके बीम के अंदर जो कंक्रीट एलिमेंट प्रेजेंट है वो फेल हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली आप क्या बोलोगे, आपका बीम फेल हो जाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of singly reinforced beam is being considered as minimum value of moment of resistance between concrete and steel। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होगा, एनीथिंग लेसर वैल्यू। अगर यहाँ पर मान लो स्टील की कैपेसिटी 130 की जगह 115 हो जाती है, तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम कितना हो जाएगा, 115 किलो न्यूटन मीटर इज द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द बीम। क्लियर है? किसी को डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। सर लेकिन सॉल्व करेंगे तब थोड़ा और समझ में आएगा। यानी ये इक्वेशन क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ कि एक चीज समझो, ये इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, भले इक्वेशन तो कोड बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 96 में। इसमें ऐसा है कि भाई बीम के अंदर बीम इज कंपोज्ड ऑफ विच एलिमेंट, आरसीसी एलिमेंट से आपका बीम बनता है। ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी एलिमेंट किस एलिमेंट को कहा जाता है, जिसमें कंक्रीट और स्टील दोनों प्रेजेंट। तो अगर मैंने एक बीम बनाया विद द हेल्प ऑफ आरसीसी एलिमेंट, तो क्या हो रहा है कि आई एम यूजिंग कंक्रीट आल्सो एंड आई एम यूजिंग स्टील आल्सो। ये दोनों अलग मटेरियल है, ये दोनों मटेरियल की अलग अपनी एक कैपेसिटी है। तो अगर आपके बीम, अगर कंक्रीट फेल हो जाता है, दोनों में से एक मटेरियल, लेट्स से कंक्रीट की मैं बात करता हूँ, अगर कंक्रीट फेल हो जाता है तो भी आप बोलोगे आपका बीम फेल हो गया, क्योंकि कंक्रीट फेल हो गया तो बीम भी फेल ही हो जाएगा। अगर आपके बीम में स्टील फेल हो जाता है तो भी आप क्या बोलोगे कि आपका बीम फेल हो गया। यानी फेलियर ऑफ वन और एक एलिमेंट का फेलियर भी पूरे बीम का फेलियर है। तो अभी हमने क्या फाइंड किया, हमने वो फॉर्मूला फाइंड आउट किया या हमने वो एक्सप्रेशन डेवलप किया, जिस एक्सप्रेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि भाई आपके बीम में जो कंक्रीट है वो कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, और आपके बीम में जो स्टील है वो कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है। तो एक बार आपको ये पता लग गया कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कंक्रीट है वो इट इज केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अ मोमेंट ऑफ 125, और स्टील है इट इज केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग अ मोमेंट ऑफ 150। तो आपको पता है कि 116 किलो न्यूटन पर कंक्रीट फेल नहीं होगा, लेकिन आपके बीम के अंदर का जो स्टील है ना वो फेल हो जाएगा। तो बीम के अंदर का स्टील फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली बीम भी फेल हो रहा है।
तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ योर बीम, रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ योर बीम 150, कि आपका बीम 115 किलो न्यूटन मीटर के मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। और अगर मोमेंट की वैल्यू 115 से ऊपर जाती है तो आपका बीम साइमल्टेनियसली फेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, लेट्स से ये जो हमारा इक्वेशन है कंक्रीट का mu, अब उसके अंदर ये जो है इसको एक टर्म यूज कर रहा हूँ मैं, एक टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पर कि इसको शॉर्ट में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ। k इज इक्वल टू 0.36 xu by d into 1 minus 0.42 xu by d, इसको मैं k बोलता हूँ। यानी मैं इन शॉर्ट बोलूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक को अपने इसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं k। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज mu मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट हो जाएगा k एफ सी के बी डी स्क्वायर, एकदम शॉर्ट में लिख सकता हूँ। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कितनी है 0.36 एक्स यू बाई डी इंटू 1 माइनस 0.42 एक्स यू बाई डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ से मेरे को इस k की वैल्यू में डिनोट करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे, आई विल टेल यू। जैसे इफ आई एम ड्राइंग, लेट्स से ओके, अगर मैं क्या करता हूँ सिंगली रेनफोर्स बीम का, सिंगली रेनफोर्स बीम का स्ट्रेन डायग्राम बना, तो ये कितना इसका स्ट्रेन 0.035, और इसको क्या बोला जाता है मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट सिग्मा सी यू। और यहाँ पर मान लो न्यूट्रल एक्सिस है तो मान लो ये बराबर, ये आपका क्या है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है स्ट्रेन 0 होता है। और ये रहा आपका, दिस इज व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, सिग्मा एस से डिनोट करते हो, एप्सिलॉन एस से डिनोट करते हो। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमको पता है क्या, 0.87 एफ वाई डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस 0.02, 0.002, 0.002 आ जाएगा। अब we all know that यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है एक्स यू, ये आपको भी पता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है एक्स यू। और टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ये है डी, इसको है इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। अब मुझे क्या करना है, आई टेल यू व्हाट आई एम डूइंग। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स यू बाई डी, समझ में आ रहा है, एक ट्राइंगल एक्स यू बाई डी, इसको अपने क्या लिख सकते हैं पता है, एक्स यू बाई डी को आप लिख सकते हो एक्स यू बाई डी की सिग्मा सी यू डिवाइडेड बाय सिग्मा सी यू प्लस सिग्मा, ये रहा आपका एक्स यू बराबर बाई कैपिटल डी, एक्स यू बाई कैपिटल डी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स यू अपॉन कैपिटल डी के अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू कौन सी, सिग्मा सी यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एस प्लस सिग्मा सी यू, बराबर है सिग्मा एस प्लस सिग्मा सी यू। तो सिग्मा सी यू इज व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एंड सिग्मा एस इज व्हाट मैक्सिमम स्ट्रेन इन सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स यू by sigma cu is equal to d upon
ये अलग है, सॉरी। दिस इज द स्ट्रेट डायग्राम, और ये स्ट्रेट डायग्राम से मैंने ये लिखा। अब उसके बाद व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसको लिख रहा हूँ कैसे, अब वो दिखा देता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल रूल से हम लिखते हैं कि भाई आपका एक्स यू अपॉन सिग्मा सी यू हो जाएगा दिस ट्राइंगल। ये पहला जो ट्राइंगल है, अगर इसको देखा जाए, ये पहला ट्राइंगल है, तो इसका डेप्थ अपॉन बेस, सिग्मा सी यू की वैल्यू है 0.0035, तो इसका डेप्थ अपॉन बेस एक्स यू अपॉन सिग्मा सी यू, ये हो जाएगा डी माइनस एक्स यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एस। क्यों? ये जो सेकंड ट्राइंगल है हमारा, सेकंड ट्राइंगल, इसका जो डेप्थ है, इसकी वैल्यू क्या है पता है? इसकी वैल्यू है डी माइनस, क्योंकि टोटल डेप्थ डी है, ऊपर से आपने एक्स यू सब्सट्रैक्ट, यू आर गेटिंग डी माइनस एक्स यू, और इसका जो बेस है वो कितना है? सिग्मा एस है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, एक्स यू इंटू एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू डी माइनस एक्स यू इंटू सिग्मा सी यू, बराबर है। और जिसको हम लिख सकते हैं एक्स यू अपॉन एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू सिग्मा सी यू अपॉन डी माइनस एक्स यू इज इक्वल टू सिग्मा सी यू, बराबर है। ये भी सिंपल है। जिससे हमें क्या मिलता है पता है? इसमें से एक्स यू अपॉन एप्सिलॉन एस, यहाँ से सिग्मा सी यू कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? डी माइनस एक्स यू बचेगा, बराबर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? सिग्मा सी यू बराबर, एकदम सही है। हाँ ठीक है, एक सेकंड, स्टेप को और मॉडिफाई करते हैं। हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स यू सिग्मा, तो ये जो वैल्यू है सिग्मा सी यू, इसको यहाँ लेकर आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस सिग्मा सी यू अपॉन एक्स यू इंटू सिग्मा सी यू इज इक्वल टू क्या बचेगा? सिग्मा सी यू बाई डी बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? एक्स यू कॉमन निकल सकता है। अंदर क्या बचेगा? स्ट्रेन इन स्टील और स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, और ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा सी यू बाई डी। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो? एक्स यू बाई डी को यहाँ ला सकते हो, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा सी यू अपॉन एस प्लस सी यू। यही चीज जो मैंने शुरू में लिखी, तो ये जो है एक्स यू बाई डी इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट अपॉन स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट प्लस स्ट्रेन इन स्टील। ये कैसे आया? कि स्ट्रेन डायग्राम से आया विद द हेल्प ऑफ दिस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट एक्स यू बाई डी, what is the maximum strain in concrete? 0.0035 divided by what is the maximum strain in concrete? Again 0.0035 plus what is the value of maximum strain in steel? मुझे पता है maximum strain in steel कितना है? 0.87 Fy divided by epsilon modulus of elasticity of steel plus 0.002। तो अब क्या होता है स्टील का? हमको पता है कि वी नो दैट स्टील के कितने ग्रेड होते हैं। एक होता है Fe250, एक होता है Fe415, और एक होता है Fe500। Fe250 का मतलब क्या होता है कि Fy आपका कितना है? 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसका मतलब क्या होता है कि आपका Fy कितना है? Fe415 का 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा? Fy इक्वल टू 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब क्या करना है? ये जो वैल्यू है कौन सी, ये जो है, ये आपको अलग मिलेगी किसके लिए? तीनों स्टील के लिए, एक स्टील, दूसरा, तीसरा, तीनों ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग मिलेगी। क्यों? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर Fy जो है इट विल बी डिफरेंट फॉर द
3 ग्रेड्स। इसके लिए अगर हम fy की वैल्यू एक बार 250 डालेंगे तो इक्वेशन अलग आएगा, 415 डालेंगे तो इक्वेशन अलग आएगा, और 500 डालेंगे तो इक्वेशन अलग आएगा। तो हमें XU अपॉन D है वो FE 250 के लिए भी फाइंड करना है, FE 415 के लिए भी फाइंड करना है, और FE 500 के लिए भी फाइंड करना है, जो कि आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, सी ओके सर। एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा कैसा है ना कि ये जो जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, दिस ऑल वैल्यूज आर डायरेक्टली गिवन इन द कोड IS 456-2000 में। अभी मैं XU/D का जो इक्वेशन लाऊंगा वो भी दिया हुआ है। डेरिवेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कोड में जो वैल्यू दी गई है वो कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, और अभी शुरू शुरू में ऐसा लगेगा आपको कि क्या इक्वेशन है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, बट एक बार आप उसको रीड आउट करोगे तो देन विल फाइंड नो डिफिकल्टीज। और एक बार उसको रीड आउट करो, आफ्टरनून सेशन में जो हमारा डाउट सेशन है आधे घंटे का, उस डाउट सेशन में एक बार हम डिस्कस करेंगे। इसका मैं PDF अभी ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, और किसी को अभी कोई डाउट है? आप लोग इस लेक्चर को गो थ्रू करो एक बार, और आफ्टरनून में मिलो, देन विल डिस्कस अबाउट द डाउट्स। फाइन, आई टेक योर अटेंडेंस। चलो, अंकिता प्रेजेंट है, एब्सेंट। दीपेश, प्रेजेंट सर। मोहित है, प्रेजेंट सर। कृष्णा है, मायरन, प्रेजेंट सर। मायरन, गीता, हेलो, अभिषेक, यस सर। निर्मल, प्रेजेंट सर। ऋतिक, प्रेजेंट सर। लोमेश, प्रेजेंट सर। नीलेश, समर, यस सर। श्री, अभिषेक, अनीश, अक्षय, रमाकांत, प्रेजेंट सर। रमाकांत, कॉनराड, प्रेजेंट सर। फागोनी, यस गोपाल कृष्णा, सर। यस सर। गोपाल कुमार, अनंत, यस सर। प्रेजेंट। जयेंद्र, जयश्री, नपन, यस सर। प्रेजेंट। जयश्री, नीरज, निखिल, शिवम, यस सर। कौन है ये? शिवम सर। प्रज्वल, जयश्री है सर। जयश्री है, प्रज्वल है, प्रज्वल, हिनल, प्रेजेंट सर। हिनल प्रेजेंट है, जयश्री भी प्रेजेंट है, रिकेन है, यश है, यश, प्रेजेंट सर। चिंतन, प्रेजेंट सर। हरि कृष्णा, तेज, रिया, प्रेजेंट सर। ओके, दिव्येश है, शैलेश, कार्तिक, और कोई अटेंडर है? यस सर। किसी का अटेंडेंस बाकी रह गया? हो गया, कौन से वो चले गए? चलो ठीक, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।